नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाविकास अघाड़ी में आई दरार, संजय राउत का बड़ा संकेत, पार्टी अकेले लड़ सकती है BMC चुनाव। प्रियंका खरगे ने अमित शाह पर की विवादित टिप्पणी, आम्बेडकर मामले पर साधा निशाना। केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े नियमों में किया बदलाव, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, इलेक्शन कमीशन डरता क्यों है। बेटी कविता के बाद अब बेटे KTR पर संकट, तेलंगाना की राजनीतिक लड़ाई में CM रेवंत रेड्डी का बड़ा दाव। कुवैत में जब रामायण महाभारत के अरबी ट्रांसलेटर और पब्लिशर से मिले PM मोदी, दोनों से मिलकर की मन की बात। बिहार में नीतीश कुमार पर सब ठीक है कि कुछ प्रगति यात्रा के बाद NDA का नया प्लान, जान रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। करीब 4 महीने पहले दिल्ली शराब घोटाले में बेटी के कविता की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद के चंद्रशेखर राव KCR को अब अपने बेटे के T रामा राव KTR के खिलाफ बड़े राजनीतिक और व्यक्तिगत संकट का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने KTR के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला रेस के दूसरे संस्करण के दौरान KTR ने 55 करोड़ रुपए लंदन की एक कंपनी को ट्रांसफर किए। हालात को और गंभीर बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत KTR के खिलाफ एक सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्त हो गया है और अब पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने का समय आ गया है। शाह ने कहा कि अब पुलिस को लोगों को जल्द न्याय सुनिश्चित कराने पर फोकस करना चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद NEC के 72वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बात कही। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में 20 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति आई। इन शांति समझौतों के चलते 9,000 सशस्त्र उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। शाह ने कहा कि पुलिस ने 4 दशकों तक पूर्वोत्तर में उग्रवाद से लड़ाई लड़, चूँकि अब उग्रवाद समाप्त हो गया है, इसलिए अब पुलिस बल को लोगों की FIR दर्ज करने के 3 साल के भीतर न्याय दिलाने के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी मुंबई नगर निगम BMC चुनाव में अकेले उतर सकती है। हालांकि वे महाविकास अघाड़ी MVA का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता BMC चुनाव में अकेले उतरने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ज्यादा। उन्होंने आगे कहा, उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ें। शिवसेना ने 1997 से 2022 तक लगातार BMC पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। पिछला मुंबई नगर निगम चुनाव मार्च 2022 में समाप्त हुआ था और अब तक नए चुनाव नहीं हुए हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे ने बाबा साहेब आम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर अमित शाह पर हमला बोल। उन्होंने कहा कि उन्हें अमित शाह पागल कुत्ते ने काट लिए। केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी अमित शाह दिक्कत यह है कि आम्बेडकर और समानता उनकी सोच में नहीं है, ये चीजें उनकी विचारधारा से ही गायब है। कर्नाटक मंत्री प्रियंका खरगे ने कहा, मैं नहीं जानता कि 7 जन्मों तक भगवान का नाम जपने पर मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इस जन्म में आम्बेडकर का नाम जपने से हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वाभिमान का जीवन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, जितना ज्यादा आम्बेडकर और बसवा दर्शन बढ़ेगा, RSS की विचारधारा कम होती जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा, उन्हें अमित शाह पागल कुत्ते ने काट लिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 दिसंबर 2024 को चुनाव संचालन नियम 1961 इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1961 में संशोधन किया है। चुनाव संचालन नियम 1961 के पहले नियम 93(2)(a) में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। इस संशोधन को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग, पारदर्शिता और इस कानून को जल्दबाजी में संशोधित करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा,
हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग की ओर से मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वह यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी दलों की तैयारी चरम पर है। इस बीच आगामी चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी आप को झटका लगा है। लंबे वक्त तक गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी से जुड़े रहे आप नेता बलबीर सिंह शनिवार 21 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो गए। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के 6 बार सदस्य रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के दिल्ली महासचिव आशीष सूद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही मुंडका से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक डॉ सुखवीर सिंह दलाल भी शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने पूर्व नेताओं पर काम ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक वाली 6 नई पनडुब्बियां खरीदने की योजना बनाई है। ये पनडुब्बियां फ्यूल सेल AIP तकनीक का इस्तेमाल करेंगी, जिससे वे ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकेंगी और दुश्मन को उनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में देरी हो रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अपने पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाना है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है सही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम का चयन है। भारतीय नौसेना को अभी भी 2 प्रमुख दावेदारों के बीच चयन करना है, जो जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम (TKMS) और स्पेन की नवांटिया है। तकनीकी मूल्यांकन, लागत संबंधी विचार और भारत की पानी के नीचे की क्षमताओं को आधुनिक बनाने की बढ़ती जरूरत के कारण यह निर्णय जटिल हो गया है। दरअसल पनडुब्बी युद्ध आधुनिक नौसेना रक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो देशों को गुप्त अभियान चलाने और जमीन और पानी के नीचे दोनों जगह सटीक हमले करने की क्षमता देता है। इसी तरह AIP तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें सतह पर आने या स्नॉर्कल का उपयोग किए बिना आवाज या बेहद कम आवाज लंबे समय तक पानी में रहने की ताकत देती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए आज 21 दिसंबर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद स्थल पर जुटे। इसमें सचिन पायलट भी शामिल हुए हैं। प्रदेश भर से युवा इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये युवा बेरोजगारी और अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, युवा कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, AICC सचिव चिरंजीवी राव, युवा कांग्रेस राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर सुधेंद्र मुंड, विधायक मुकेश भाकर, विधायक मनीष यादव और विधायक रामनिवास गावड़िया शामिल हुए। पुलिस ने CM आवास का घेराव रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात की है। संसद का शीतकालीन सत्र 2024 खत्म हो चुका है। सत्र के आखिरी एक दिन पहले संसद भवन में जमकर हंगामा हुआ। अचानक से लोकसभा में अफरातफरी मच गई। आरोप है कि कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद को धक्का देकर गिरा दिया। आरोप है कि धक्का मुक्की में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट आई है। दोनों का RML अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाजपा ने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अब मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया है। अब संसद में हुई धक्का मुक्की की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 7 अधिकारियों की एक SIT का गठन किया है। क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित ISC यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। इसमें 2 ACP, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल हैं, जो सीधे DCP सजन्य सैन को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले की जांच में 2 ACP को SIT में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है। नीतीश कुमार की यात्रा के बाद शुरू होने वाली NDA की संयुक्त यात्रा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस यात्रा का मकसद क्या है और इस यात्रा की जरूरत क्या थी, ये जानना बेहद जरूरी है। JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि NDA के तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ तमाम जिला में जाएंगे, जिनके साथ उस जिले से आने वाले विधायक और मंत्री के साथ रहेंगे। इसके साथ ही NDA के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भी साथ होंगे, जो इस बात की चर्चा करेंगे कि NDA की जमीनी हकीकत क्या है। अगर कुछ कमी है तो उसे चुनाव के पहले कैसे दूर किया जाए, इस बात पर विमर्श होगा और मंथन होगा। उमेश कुशवाहा ने जो सबसे बड़ी बात कही वो बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि यात्रा का बड़ा मकसद ये भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के बड़े नेताओं की आपसी तालमेल तो बेहतर हो गया था, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आपसी तालमेल नहीं हो पाया था। इसकी वजह से एनडीए खासकर जेडीयू को कितना बड़ा झटका लगा था, ये सामने है। ऐसी परिस्थिति इस बार नहीं हो, इसे लेकर भी एनडीए की संयुक्त बैठक पूरे बिहार में हो रही है, ताकि कोई कमी हो तो इसे समय रहते दूर कर लिया जाए, ताकि 2020 दोबारा न दोहराया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर कुवैत पहुंच। इसके साथ ही वह 43 साल में इस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए। उनका कुवैत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कुवैत सिटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला बैरन और उसे छापने वाले अब्दुल्ला लतीफ अल नेसेफ से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान दोनों को इस शानदार काम के लिए बधाई भी दी। पीएम मोदी ने इसके पहले मन की बात कार्यक्रम में उनके काम की तारीफ की थी। पीएम मोदी कुवैत राज्य के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल अजबर अल असबाह के निमंत्रण पर अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे हैं। उम्मीद है कि यह यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के करीबी रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। पीएम मोदी को बयान पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, फिर वह कुवैत के अमीर और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।